नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आदिकालीन साहित्य से संबंधित अभ्रंश साहित्य को देख रहे थे। इसके पहले हमने स्वयंभू को देखा था। उसी श्रृंखला में हम पुष्पदंत को देखेंगे। और अभ्रंश साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी रचनाएं जो हैं उसके विषय में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। देखते हैं। अभी इसके पहले आपने स्वयंभू के देखा। अब स्वयंभू का जो समय था 8वीं सदी था, और उसके बाद फिर पुष्पदंत को देख रहे हैं। जो स्वयंभू से संबंधित तथ्य थे उसको मैंने समझा था। अब उसके बाद आप पुष्पदंत से संबंधित तथ्य को देखेंगे। पुष्पदंत का समय याद रखिए, क्योंकि नेट में जो है रचनाओं का या कवि का जो है सीरियल पूछता है, अर्थात उसको अवरोही आरोही क्रम में पूछता है। तो इसमें जैसे स्वयंभू का समय 8वीं सदी था तो पुष्पदंत का समय 10वीं सदी है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं कौन कौन सी हैं उन रचनाओं को देखेंगे। जैसे उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण ही रचना है महापुराण। पहली रचना का नाम महापुराण है, दूसरी रचना का नाम है ड़य कुमार चरिव, इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरित है। फिर उसके बाद इनका आदि पुराण यह जो है दोहे और चौपाई में रचित है आदि पुराण। उसके बाद उत्तर पुराण, यह भी दोहे चौपाई में रचित है। और उसके बाद जसहर चरिव या यशोदा चरित, यशोदा नहीं यशोदा चरित है। ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य था, ये खंड काव्य है। उसके बाद अगली रचना का नाम है हरिवंश पुराण। पुष्पदंत की जितनी भी रचनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये नेट में पूछते हैं। इनका जो है पुष्पदंत और जितने भी अभ्रंश साहित्यकार हैं उनका सीरियल पूछता है, उसको ध्यान रखिएगा कि समय सीमा को जरूर ध्यान रखिए किस समय में कौन लेखक थे। उसके बाद हरिवंश पुराण जो है कृष्ण कथा पर आधारित है। फिर आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं, मतलब इनसे साहित्य से संबंधित जो कुछ तथ्य मिले हैं, जैसे विद्वानों ने जो तथ्य को खोज कर रखा है उसके आपके सामने ये प्रस्तुत है। इसमें पहले महापुराण में राम और कृष्ण कथा का वर्णन है। जैसे इसमें पूछता है कि किन किन कथाओं का वर्णन है। और तीसरी बात यह है कि इसमें 23 जैन तीर्थंकरों का चरित्र वर्णित है। इसमें 3 चीज़ें हैं। जैसे पेपर में आपसे पूछ लिया किसका किसका वर्णन है, किसका नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। महापुराण जो पुष्पदंत की रचना है उसमें राम कथा, कृष्ण कथा और जैन तीर्थंकरों का, मतलब उसमें 23 जैन तीर्थंकर, जो 23 जैन तीर्थंकर हैं उनका जो है पूरी तरह से उनके चरित्र का वर्णन है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राम के 8 विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ में जो महापुराण पुष्पदंत द्वारा लिखित है इसमें राम के 8 विवाह का वर्णन है। ये बात ध्यान दीजिएगा। पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास और भवभूत कहा जाता है। जैसे संस्कृत में व्यास और भवभूत बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, उसी तरीके से पुष्पदंत अपभ्रंश के व्यास और भवभूत हैं। जैसे मैंने स्वयंभू को बताया था अपभ्रंश का वाल्मीकि, उसी तरीके से इनको भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ धनपाल जो है इनका समय 10वीं सदी है और पुष्पदंत का भी समय 10वीं सदी है। धनपाल की एक कथा है भविष्यत कहा। क्या है? भविष्यत कहा। इनकी कथा का, इनकी एक रचना का नाम है भविष्यत कहा। अब जो है यह इसमें किसका वर्णन है? इसमें एक वणिक की कथा का वर्णन है। वणिक माने व्यापारी की कथा, यानी बनिए की कथा का पूरा वर्णन है। और इसमें इसको विंटरनिस ने रोमांस काव्य कहा था। एक लेखक थे, विद्वान थे विंटरनिस, उन्होंने क्या कहा था? इसको रोमांस काव्य कहा था। फिर आगे देखते हैं जोइंदु या योगेंद्र, इनका भी समय 10वीं सदी है। इनकी जो रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश, इसकी रचना क्या है? परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दोनों का वर्णन दोहों में मिलता है। किस में मिलता है? दोहों में। और जोइंदु अपभ्रंश में दोहा छंद के, दोहा दंत नहीं, दोहा छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं।
देखिए अपभ्रंश में इनको जो है विद्वानों ने क्या माना है, दोहा छंद का प्रवर्तक माना है। परमात्म प्रकाश, योगसार इनकी दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, क्योंकि नेट में हमेशा पूछती है। और उसके बाद इनको क्या, इनका जैसे जो जो तथ्य इनमें मिलते हैं उन्हीं को मैंने इसमें रखा है। अर्थात ये जो इंदु किसका अपभ्रंश दोहा छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद आता है राम सिंह। राम सिंह का जो है, ये राम सिंह भी अपभ्रंश साहित्य में इनका भी बड़ा नाम है। राम सिंह का समय 11वीं सदी है। देखिए इनका समय, जितने लेखक हैं सबका समय ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है नेट में आपको आरोही क्रम में पूछ लेता है। देखिए इनका समय 11वीं सदी है। इसमें इन्होंने क्या, राम सिंह की रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। क्या है? पाहुड़ दोहा। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा में इसमें आत्मज्ञान, त्याग और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। ये दोहों का कोश कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगले लेखक हैं जिनदत्त सूर्य। इनका समय क्या है? 12वीं सदी है। जैसे राम सिंह का 11वीं सदी था, इनका समय 12वीं सदी है। देखिए इसको कोरिलेट करके पढ़िए भाई, समय को ध्यान रखना है, क्योंकि नेट में आपका सीरियल पूछेगा तो उसको जो है। फिर इनकी जो रचनाओं का पहली रचना है उपदेश रसायन। उस उपदेश रसायन में 80 पदों में नृत्य लीला का वर्णन है। और उसके बाद फिर आता है जिनदत्त सूर्य को के समय में क्या है कि जिनदत्त सूर्य अपभ्रंश में रास परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? रास परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं, अगले बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं अब्दुल रहमान या अद्दहमाण। अद्दहमाण इनका अपभ्रंश नाम है। इसके पहले मैंने भी बताया कि अब्दुल रहमान का जो अपभ्रंश नाम है अद्दहमाण। एक बार ऐसे नेट में आया तो हम कंफ्यूज हो गए कि अद्दहमाण किसको कहते हैं। अर्थात ये ध्यान रखिएगा कि अब्दुल रहमान को ही अद्दहमाण कहते हैं। इनका ये अपभ्रंश नाम है अद्दहमाण। आगे देखिए, इसमें जो इनका समय है 12वीं-13वीं सदी के मध्य के कवि हैं। और उसके बाद इनकी रचना है संदेश रासक, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब इसको वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण गेय, ये जो है वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण गेय काव्य है। इसमें गीतों को एक प्रकार से गीतों का एक खंड काव्य कहा जाता है। और संदेश रासक का संपादन किसने किया था? बहुत बड़े आलोचक, मानवतावादी आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जैसे भाई स्वयंभू को मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उसी तरह से इनको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या मानते हैं कि यह जो है आपके अपभ्रंश साहित्य के पहले रचनाकार हैं। और उसके बाद फिर यह खंड काव्य है। मैंने बताया कि इसमें 3 प्रकरण हैं। 3 प्रकरण मतलब जैसे कोई अनुच्छेद होता है, भाग होता है या खंड होता है। जैसे मान लीजिए कांड कह दीजिए, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी तरीके से इसमें भी 3 कांड कह लीजिए, 3 प्रकरण हैं। तीनों प्रकरणों में मिलाकर के कुल कितने छंद हैं? 223 छंद हैं। 223 छंद हैं। इसमें किसका कथा का वर्णन है ये भी पूछता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भी लेखक बहुत महत्वपूर्ण जिन्होंने इनको प्रथम कवि माना है। और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा का वर्णित है। और वियोग में जो है पालन किया गया, मतलब 6 ऋतुओं का सबसे पहला जो ऋतु संबंधी वर्णन इन्हीं के काव्य में मिलता है। आगे देखते हैं, उसके बाद आते हैं सिद्ध हेमचंद। सिद्ध हेमचंद जो है ये इनका समय क्या है? 11वीं सदी है। ये भी अपभ्रंश के बहुत अच्छे लेखक हैं। और इनका जो है जो समय का एकदम एग्जैक्ट इसमें दिया गया कि 1088 से 1197 का, आचार्य शुक्ल में भी इस चीज़ का वर्णन है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन बताया गया है। इसकी जो रचनाएं हैं योग शास्त्र हैं। अब उसके बाद हेमचंद प्राकृत भाषा के पाणिन माने जाते हैं। देखिए हेमचंद को ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेमचंद को पाणिन मतलब प्राकृत भाषा का पाणिन कहा जाता है। पाणिन को मतलब पाणिन का मतलब जैसे वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे लौकिक संस्कृत के, उसी तरीके से इनको भी क्या कहा जाता था? प्राकृत भाषा का पाणिन कहा जाता था। इनकी एक रचना थी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। उसी के आधार पर ये संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का ये बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जो शब्दानुशासन। इनका जो है
सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन उसका पूरा नाम है। और उसके बाद इन्होंने योग शास्त्र रचना की। योग शास्त्र के अलावा इनका छंदानुशासन है। छंदानुशासन के अलावा देसी नाम माला कोश है और रचनाएं भी हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर अगले लेखक हैं धर्मसूर्य। धर्मसूर्य का रचना का नाम है जम्बू स्वामी रास। ये राम नहीं है, रास है। देखिए, धर्मसूर्य की रचना का नाम है जम्बू स्वामी रास। ये भी जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी रचना ही सिर्फ मिलती है और तथ्य नहीं मिलते हैं। दूसरे लेखक हैं राजशेखर सूर्य। इनकी रचना का नाम है नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु ये भी एक बार नेट में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी पूछा गया है कनकामर मुनि का करकंड चरित। कनकामर मुनि का करकंड चरित, देखिए इसको याद करना इसलिए थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये अपभ्रंश में लिखी रचनाएं हैं और नाम भी इनके अपभ्रंश में हैं। तो इसीलिए जो है इसको 1 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी किसकी रचना है। जैसे मैंने बताया धर्म सूर्य की जम्बू स्वामी रास, राजशेखर सूर्य की नेमनाथ फाग, कनकामर मुनि के करकंड चरित, ज़्यादातर जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और उसके बाद मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, इसमें किसका वर्णन है? राजा मंज नहीं, राजा मुंज। राजा मुंज और मृणालवती के प्रेम परक दोहे इसी में वर्णित। इसमें अनेक राजाओं की कथाओं का संग्रह भी है। अर्थात जो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, इसमें राजा मुंज और मृणालवती के जो प्रेम परक दोहों का वर्णन पूरी तरह से, और इसके साथ ही अनेक राजाओं का वर्णन भी इसमें है। आगे देखते हैं सोमप्रभ सूर्य। सोमप्रभ सूर्य, इनकी रचना का नाम है क्या? कुमारपाल प्रतिबोध। ये बहुत पूछी जाती है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है नेट के लिए। सोमप्रभ सूर्य का समय क्या है? 13वीं सदी है और इनकी प्राकृत भाषा में, और ये जो रचना है प्राकृत भाषा में रची गई है। कुमारपाल प्रतिबोध, जैसे प्रश्न हमेशा पूछता है कि भाई कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य की है। लेकिन ये अब पूछेगा अगला प्रश्न जो बनने की संभावना मैं बता दे रहा हूँ, ये पूछेगा कि किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और उसके बाद ये कैसी रचना है? पहले ये गद्य पद्य मिश्रित रचना अर्थात चंपू काव्य है। किस प्रकार की चंपू काव्य उसको कहते हैं? जहाँ गद्य और पद्य मिलकर मिश्रित होकर रचनाएं की जाती है, उस रचना को क्या शायद में चंपू काव्य कहा जाता है। और यह जो है ये जो इससे मिलती जुलती एक रचना मैंने कुमारपाल चरित किसकी है? सिद्ध हेमचंद की रचना है। अर्थात कुमारपाल चरित कुमारपाल प्रतिबोध, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। जैसे कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य की है, लेकिन कुमारपाल चरित हेमचंद की है। आगे देखते हैं फिर विद्यापति। विद्यापति के जो समय है 14वीं सदी का समय है। अब उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता कीर्तिपताका, जैसे विद्यापति की और रचनाएं हैं, लेकिन यही 2 रचनाएं इनकी है। किसने? अपभ्रंश भाषा में। किस भाषा में है? अपभ्रंश। इनकी दोनों रचनाएं क्या हैं? अपभ्रंश भाषा में हैं। और यह जो है विद्यापति कीर्तिलता, और उसके बाद जो कीर्तिपताका है, जानते हैं इसका तो प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका प्रकाशन, इसके कुछ ही पेज मिले हैं और फिर पेज नहीं मिले हैं, अर्थात इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया कीर्तिपताका का। और उसके बाद फिर विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा है? कहाड़ी कहा है। जानते हैं ये प्रश्न हमेशा कई बार पूछता है नेट में, वैसे भी मान लीजिए जीटी पीजीटी और अन्य जगह। तो ये जो है विद्यापति की जो है रचना कीर्तिलता को क्या कहा जाता है? कहाड़ी कहा जाता है। विद्यापति को एक और नाम दिया जाता है, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये जो है इनके ऊपर ये मिथिला के, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये हमारा सेशन जो है, जो अपभ्रंश साहित्य में आदिकाल में एक पार्ट है अपभ्रंश साहित्य, उसको मैं पढ़ा रहा था, वो टॉपिक आपका पूरा हुआ। उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने उनको बताया एक एक करके। इसके पहले भी वीडियो मैंने स्वयंभू से संबंधित जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वयंभू से पूछे जाते हैं, और जैसे ये सब रचनाएं हैं जितना इसमें मैंने बताया, उनसे रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो विशेषता है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत तथ्य इसमें बच गए हैं, मैं उसको जब प्रश्नावली कराऊँगा तब उसमें रखूँगा।
और अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।